अब सोनम वांगचुक को भी देशद्रोही घोषित कर दिया। यार ये साइंटिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये टीचर हैं, ये सोनम वांगचुक हैं, सोनम गुप्ता नहीं। सोशल मीडिया के सारे ट्रोल्स इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर बने हुए हैं, कुछ भी बोलते जा रहे हैं, कुछ भी। कोई बता रहा है सोनम विदेश से फंडिंग ले रहा है, कोई बता रहा है सोनम बांग्लादेश से इंस्पिरेशन ले रहा है, सोनम नेपाल से ऑर्डर ले रहा है, कोई बोल रहा है सोनम सोरोस से टूल किट ले रहा है। एक ने तो यहां तक बोल दिया सोनम चीन का एजेंट है क्योंकि वो चाय में चीनी ले रहा है। जिन लोगों को खुद के घर की सोनम के बारे में कुछ नहीं पता, उनको सोनम वांगचुक के बारे में सारी खुफिया जानकारी है। हमारे ऑफिस के नीचे एक अंकल हैं, वो कल पूरे दिन से सोशल मीडिया पे लिख रहे थे, देखो ये सोनम देश को तोड़ना चाहता है, ये देश को आग लगाना चाहता है। मुझे सोनम की सारी प्लानिंग समझ आ गई। रात को 12 बजे उनका कॉल आया, बोला बेटा हमारी सोनम वॉचमैन के साथ भाग गई। भाई उन न्यूज एंकर्स को भी एक ही दिन में वांगचुक के बारे में सब पता लग गया, जिनको आज तक ये नहीं पता लगा कि दिन में 2-2 टाइम ब्रश करने के बाद भी ये जुबान पे जूतों की कालिख कैसे लगी रहती है। झूठ बोलते हैं भाई वो लोग जो कहते हैं कि मैगी बनाना सबसे आसान है। नहीं, हमारे देश में किसी को भी देशद्रोही बनाना सबसे आसान है। किसी ने पोल्यूशन की शिकायत की तो देशद्रोही, करप्शन की शिकायत की तो देशद्रोही, किसी ने अडानी की शिकायत की तो देशद्रोही, अंबानी की शिकायत की अबे देशद्रोही। यहां तक कि किसी ने सड़क के गड्ढे की, बेरोजगारी, पेपर लीक, टोल टैक्स, ट्रैफिक जैम, बढ़ता क्राइम, बढ़ती महंगाई, बढ़ता बिजली का बिल, बिजली कटौती, वाटर सप्लाई, खराब स्कूल, खराब अस्पताल, कूड़े के ढेर, ट्रेन की भीड़, फसलों की कीमत, खाने की मिलावट, किसी भी चीज की शिकायत। और शिकायत करना तो बहुत दूर की बात है, आपने गलती से कहीं जेनजी भी बोल दिया तो सामने से आवाज आएगी, अबे देशद्रोही। और जेनजी का तो भाई मोदी स्पोर्टर्स में जबरदस्त खौफ है। मेरे सामने वाले अंकल वो भी मोदी सपोर्टर हैं, उनका खुद का बेटा जेनजी है। एक दिन वो अंकल मुझे कहने लगे, बेटा आजकल बड़ी चिंता होती है, बड़ा ख़राब टाइम चल रहा है क्योंकि मेरे घर में भी एक देशद्रोही पल रहा है। सोनम वांगचुक के बारे में विस्तार से बात करेंगे, आखिर तक देखिएगा, लेकिन पहले इनकी बात कर लेते हैं। जी हाँ, ये मोदी के साइड इफेक्ट अमित शाह जी, इन्होंने पिछले दिनों एक के बाद एक न्यूज़ चैनल पर जाकर इंटरव्यू दिए, मोदी जी की भर भर के तारीफ की। ज़्यादा तारीफ के चक्कर में यहाँ तक बोल दिया कि 80 साल की डेमोक्रेसी के इतिहास में मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो पार्टी की मीटिंग छोड़कर वॉशरूम में फ्रेश होने भी नहीं जाते। मैं क्या शाह जी, वॉशरूम जाने की क्या ज़रूरत है, ये काम तो मोदी जी अपने मुंह, मेरा मतलब है अपनी स्पीच से कर लेते हैं। और ये क्या है यार, मीटिंग में प्रेशर रोक के बैठना, इसमें कौन सी देश सेवा है और इससे 80 साल की डेमोक्रेसी का क्या लिंक है। शाहजी बहुत जोर की लगी है, लेकिन नहीं जाऊंगा, कहीं डेमोक्रेसी खतरे में ना पड़ जाए। भाई बीजेपी के नेता कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी। अभी मोदी जी ने नेहरू की लगाई गई जीएसटी को घटाया तो रवि किशन जी आगे आए, कहने लगे अरे सारी चीज़ों के रेट आधे हो गए हैं, 100 रुपये की चीज़ 50 रुपये में मिल रही है, 50 रुपये की चीज़ 25 में मिल रही है, 25 की चीज़ 12 रुपये में मिल रही है। जीएसटी कम होने से महंगाई इतनी घट गई है कि 1000 एकड़ ज़मीन 1 रुपये में मिल रही है। दिलजीत की बात कर लेते हैं। दिलजीत ने एक बार फिर अंध भक्तों की छाती पर तिरंगा गाड़ दिया है, क्योंकि दिलजीत ने एक बार फिर दुनिया में देश का नाम किया है। उनका नाम इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुआ है। दिलजीत दोसांझ को
उनकी फिल्म अमर सिंह चमकीला के लिए बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है। हमारी तरफ से लव यू पाजी और बेस्ट ऑफ लक। आपने देखा होगा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका गए। उनकी ऐसी ऐसी वीडियोस जारी की गई। शहबाज शरीफ के अंधभक्त वीडियो में से ऐसी ऐसी फोटो निकाल के इंडिया वालों को चिढ़ाने लगे। अरे देखो देखो पाकिस्तान का पीएम ट्रंप को उंगली दिखा रहा है, देखो देखो कैसे शहबाज शरीफ ट्रंप को धमका रहा है, देखो देखो शहबाज दुनिया में पाकिस्तान का डंका बजा रहा है। इंडिया वालों ने भी जवाब दिया, अबे पाकिस्तान, जिन फोटोज को दिखा के तू आज उछल रहा है, ये काम तेरा बाप इंडिया 11 साल से कर रहा है। पाकिस्तान के पीएम ने यूएन में कहा कि इंडिया पाकिस्तान वॉर में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया था। साथ ही शहबाज शरीफ ने वो रुकवाने की क्रेडिट भी ट्रंप को दी, जबकि बीजेपी का तो यह कहना था कि वॉर रुकवाने में ट्रंप का कोई रोल ही नहीं था। वॉर तो तब रोकी गई थी जब पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ाया था, मतलब पाकिस्तान एहसान फरामोश निकला। मोदी जी, बस मेरे पास एक आइडिया है, पाकिस्तान और ट्रंप दोनों को एक साथ सबक सिखाने का। एक ही झटके में दोनों एक्सपोज हो जाएंगे। एक काम करो, पाकिस्तान पे फिर से हमला कर दो, और इस बार है ना सीज फायर मत करना। कब तक ये गोदी मीडिया की फेक न्यूज से ही पीओके लेते रहोगे? और पाकिस्तानी नहीं, मोदी जी अपने फ्रेंड ट्रंप का भी कुछ कीजिए, क्योंकि अब इस ट्रंप ने 33 साल से परिवार के साथ अमेरिका में रह रही 73 साल की एक बुजुर्ग भारतीय महिला को हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर भारत में डिपोर्ट किया है। बार बार भारतीयों को इस तरह बेइज्जत किया जा रहा है और नीचा दिखाया जा रहा है, लेकिन आपकी सरकार चुप है। ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख को महान बता रहा है और भारत पर टैरिफ लगा रहा है, लेकिन आपकी सरकार चुप है। अब उसने फार्मा कंपनियों पर भी टैरिफ लगा दिया है सीधे 100%, और भारत जेनरिक दवाइयां अमेरिका को एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश है। सोचिए उन कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा, भारत की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। अरे इकोनॉमी की नहीं, कम से कम विश्व गुरु की अपनी इमेज के बारे में तो सोचिए, जिसका ट्रंप ने ढोलक बना दिया है। कभी वो इधर से बजाता है तो कभी उधर से बजाता है। चलिए अब बात करते हैं लद्दाख की, सोनम वांगचुक की, और उन्हें गद्दार देशद्रोही बोलने वाली मीडिया, सरकार और सरकार के समर्थकों की। दरअसल सोनम जैसे लोगों को ये लेबल लगाना, उन्हें जेल में ठूसना, बदनाम करना, ये बेहद ही घिसा पिटा और दुनिया में कई बार आजमाया जा चुका फॉर्मूला है। इसके बारे में दुनिया के तमाम महान विचारकों ने क्या क्या कहा है, आप एक बार ध्यान से सुनिएगा। हन्ना अरेंट एक फिलोसफर हैं, वो कहती हैं, जब भी सत्ता किसी सवाल को राष्ट्र विरोध से जोड़ देती है तो नागरिकों को सोचने और पूछने के अधिकार से वंचित कर देती है। यह फासीवाद की ओर पहला कदम है। एक और महान लेखक है जॉर्ज ऑरवेल, उन्होंने भी बरसों पहले चेतावनी दी थी कि सत्ताएं आलोचना को दबाने के लिए देशद्रोह जैसे शब्दों को हथियार बनाती है। सत्ता का पहला काम सच्चाई को कंट्रोल करना और असहमति को अपराध बना देना होता है। यही वजह है कि अपने घर में बेरोजगार बैठा, ऑफिस में काम चोरी कर रहा, रिश्वत ले रहा, या अपने इलाके के किसी अहाते में बेहोश पड़ा हुआ बेवड़ा आदमी भी सरकार के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो सड़क पे आता है वो आदमी एकदम से देशद्रोही और धर्म विरोधी हो जाता है। और उस पर ये लेबल लगाने का काम सिर्फ सरकार नहीं करती, बल्कि उसके इशारों पर नाचने वाली मीडिया भी करती है। नोम चॉम्स्की एक अमेरिकी विचारक हैं, वो मीडिया को प्रोपेगेंडा मशीन कहते हैं। चॉम्स्की कहते हैं कि सरकारें असहमति को दबाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल करती हैं। वो खबरों को फिल्टर करती है और सरकार की पसंदीदा खबरों को ही जनता के बीच परोसती है और असली आवाजों को अनपैट्रियोटिक यानी राष्ट्र विरोधी बोलकर किनारे कर देती है। उनकी किताब मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट में वो बताते हैं कि एक सिस्टम है
जहां सत्ता और कॉरपोरेट मिलकर सहमति बनाते हैं, जहां असहमति को फेक न्यूज या ट्रेटर का ठप्पा लगाकर चुप करवा दिया जाता है, जैसा लद्दाख के मामले में हुआ है। सोचिए, अगर विरोध को अनपैट्रियोटिक बोल दिया जाएगा, हर एक आवाज को इस तरह से दबा दिया जाएगा, तो लोकतंत्र में क्या बचेगा? बस सत्ता का वो आईना जो सिर्फ खुद को ही चमकाता रहता है। एडवर्ड सईद, एक फिलिस्तीनी अमेरिकी विद्वान, जो अपनी किताब ओरिएंटलिज्म में बताते हैं कि सत्ता हमेशा लोगों को और उनके विचारों को अदर, यानी ये हमसे अलग है, अदर बताकर दबाती है। इसी तरह पश्चिम ने पूर्व को बर्बर या खतरनाक बताकर अपने कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई किया। आज भी सरकारें अल्पसंख्यकों को या विरोधियों को धर्म विरोधी या ट्रेटर कहकर अदर बताती हैं और उन्हें बाकी लोगों से काट देती हैं। लेकिन सईद की नजर में असहमति वो ब्रिज है जो सच्चाई तक लेकर जाता है। उसे तोड़ना मतलब खुद को अंधेरे में धकेलना है। और सोनम वांगचुक का साथ ना देकर कहीं हम लोग भी खुद को या देश को इस अंधेरे में नहीं धकेल रहे हैं? सोचिएगा। इसी साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए, बाकी लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।